हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है लिपि, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि लिपि होती क्या है। बहुत सारी लिपियों के बारे में आपने लोगों ने सुना होगा, जैसे देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, है ना, नागरी लिपि या फिर फारसी लिपि, अरबी फारसी लिपि ना, जो रोमन लिपि है। इन सब के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि देवनागरी लिपि की क्या खासियत है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है? देखिए, लिपि का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग होता है। अगर हम सीधी से बात कर लें तो लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखना या लिखावट, उसका ढंग क्या है? लिपि है। जैसे मान लिया हम हिंदी में लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे ये का हमने लिख दिया, ये क्या है? ये जो लिखावट है यही क्या है? इसकी लिपि है। किस प्रकार से हमने इसको लिखा है वही क्या है? लिपि। लिपि का सामान्य देखते तो क्या होता है? लिपना या पोतना। जिस प्रकार से हम कोई चीज़ लिप देते हैं, पोत देते हैं ना, आपने सुना होगा गाँव में, तो वही क्या होता है? लिपि का मतलब होता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं परिभाषा के तौर पे। देखिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उसे हम लिपि कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा परिभाषा है। देखिए, लिपि क्या होता है? जैसे मान लिया अभी पुराने समय में लिपि नहीं होती तो आज हम कोई ग्रंथ नहीं पढ़ पाते। जैसे ऋग्वेद क्या थी, जो लिखा गया वो लिपि के माध्यम से लिखा गया है ना। अगर लिपि ना होती तो आज ऋग्वेद लिखा हुआ ना होता। देखिए, हमने मान लिया कोई चीज़ बोला, मान लिया हमने बोला कि ज्ञान आर्बियल, ठीक, अब ज्ञान आर्बियल हमने बोल दिया, मगर इसको लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होगी। जब तक कोई लिपि हमें पता नहीं होगी वो हम चीज़ नहीं लिख सकते। जैसे हमने लिखा ज्ञान आरबीएल ना, तो ज्ञान हमने लिखा तो ये क्या है? ये लिपि ही तो है। अगर लिपि ना होती तो हम कैसे इसको लिख देते? लिपि मतलब क्या? चिन्ह। जी, ये जो चिन्ह है, इनको चिन्हों को हम लिपि कहते हैं ना, ये चिन्ह जो हैं। ठीक, ये आपका रोमन लिपि हो गई। ठीक, अगर इसी को हम देवनागरी में लिखना चाहते तो क्या लिखते? ज्ञान। ठीक, इसको हम क्या लिख देते? ज्ञान, है ना, इस तरह ज्ञान। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये आपकी देवनागरी लिपि हो गई, ये रोमन लिपि हो गई। समझ में आ रही होगी बात को, है ना, कि कैसे इसको किया था। जो चीज़ हम लिखते हैं भाई, अगर मान लिया कि पहले के समय में लिपि ना होती, ठीक, तो तुलसीदास या फिर लिपि ना होती, जो भी हमारे वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण जो लिखा है कैसे लिख पाते? केवल बोलते रहते, लोग सुन लेते, वहीं पे ख़त्म हो जाता ना, उसका अंत हो जाता। अगर उसे लिखा ना था, उसे संग्रह ना किया था, तो आज रामायण जो है वो विलुप्त हो गया होता ना। तो लिपि के माध्यम से ही किसी चीज़ को संजोया जा सकता है ना, किसी चीज़ को संजोया। जैसे कहते हैं कि अभी आपने कोई देखा होगा शिलालेख होगा, तो भी किसी न किसी लिपि में लिखा गया होगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, देखिए एक बार परिभाषा दोबारा देखते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक, एक होता है लिप्यांतरण होता है ना, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में देखते हैं ट्रांसलेट, अनुवाद, है ना। उसी तरह से लिप्यांतरण होता है कि एक लिपि में लिखे गए पाठ को दूसरे लिपि में लिखना, वही क्या होता है? लिप्यांतरण। ठीक, जैसे हमने क्या लिखा है कि रायबरेली, ठीक, RAE बरेली। ठीक, ये हमने क्या लिख दिया? एक लिप है ये हमारी, ठीक, इसमें लिखा, फिर इसके बाद इसको हमने इस तरह से लिख दिया रायबरेली। ठीक, रायबरेली। ठीक, यही क्या होगा? ये होगा आपका लिप्यंतरण, है ना, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक, तो ये देखिए, ये रोमन लिपि से क्या हो गई? देवनागरी लिपि में ट्रांसफर हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? लिप्यंतरण, है ना। तो याद रखेंगे। ठीक, बात समझ में आया। चलिए देखते प्रमुख लिपियाँ देख लेते हैं। आज तक की जितनी भी लिपियाँ हैं उनके बारे में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। जानते होंगे ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि। याद रखेंगे कि क्वेश्चन आता सबसे प्राचीन लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन ये भी बनता है कि देवनागरी लिपि कहाँ से निकली, तो ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। यहीं से ज़्यादातर भारत की भाषाओं की जो लिपियाँ हैं वो यहीं से ही निकली हुई हैं। देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने किया था? वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम शुरू किया था। देखिए, गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के दो भेद थे। जो गुप्त काल था उसमें ब्राह्मी लिपि के दो भेद थे ना, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ठीक, अब देखिए उत्तरी ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी लिपि निकली, तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी लिपि निकली? देवनागरी लिपि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लिपि है ना, और इससे बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि। ठीक, महाजनी जो महाजन लोगों की लिपि होती थी ना, कैथी लिपि। ठीक, ये थी उत्तरी लिपि से निकली हुई जो लिपियाँ थी। ठीक, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। और जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से निकली थी, साउथ वाली ना, दक्षिणी लिपि तमिल लिपि है, कलिंग लिपि है, तेलुगु लिपि है, ग्रंथ लिपि है और मलयालम लिपि है। आप लोग जानते होंगे ये लिपियाँ किन किन भाषाओं में यूज की जाती है। ये दक्षिणी हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कि ये जो लिपियाँ हैं, मतलब कि जो आपकी ये प्राचीन लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसमें क्या लिखा गया, तो प्राचीन संस्कृत, जो बहुत ही पुरानी संस्कृत थी, पहले इसी
लिपि में लिखी जाती थी, और प्राचीन पाली भाषा, आपने पाली भाषा सुना होगा, जिसमें किसने, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए होंगे ना, वो वाली पाली भाषा इसी लिपि में लिखी गई थी, ठीक, ब्राह्मी लिपि में, ठीक। तो प्राचीन वाली, ऐसा नहीं नवीन में जो लिख रहे हैं हम, ठीक। और देखिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आपने देखा होगा कि अशोक के शिलालेख में भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग पाया गया, ठीक। कहाँ पे? अशोक के शिलालेख में, ठीक। चलिए और देखते हैं कुछ खास चीज़ें। देखिए अशोक के अलावा आपने रुमनदेव शिला स्तंभ लेख जो है, गिरनार शिलालेख है, 12 बर के जो ग्रह लेख हैं ना, जो उसके घर के भीतरी सजावटें हैं, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, मानसेहरा शिलालेख में, ठीक। इस तरीके से हम देखते हैं तो शाहबाज गद्री शिलालेख में, और दिल्ली के स्तंभ लेख में, और गुज्जर है ना लघु लेख में, और मास्को के शिलालेख में, और कांधार के द्विभाषी शिलालेख में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं देवनागरी लिपि। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई, तो ब्राह्मी लिपि से। याद रखेंगे ना, ब्राह्मी लिपि हमने बताई सबसे पुरानी लिपि, सबसे प्राचीन लिपि है, जहाँ से देवनागरी नहीं बहुत सारी लिपियाँ का विकास हो, चाहे दक्षिण भारत की बात कर ले चाहे उत्तर भारत की, ठीक। तो याद रखेंगे सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि, उसके बाद ब्राह्मी लिपि का कहाँ से, मतलब ब्राह्मी लिपि से निकली वाली लिपियाँ कौन सी हैं, तो देवनागरी भी इसमें से एक हो जाती है, ठीक। देखिए इस लिपि का विकास इससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि को और क्या बोलते हैं, तो लोकनागरी या हिंदी लिपि भी इसको कहा जाता है। देखिए इसका उल्लेख कहाँ, अनुच्छेद 343 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 343 के किसमें, एक में कहा गया है कि संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी ना। लिपि कैसी है, देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाएगा, तो देवनागरी लिपि में, ठीक। ये संविधान के 343 का में कहा गया है, प्रश्न है, ठीक, बताया गया बात है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रकार 150 वर्षों, लगभग 1800 से 1949 तक, ठीक, के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र अधिकृत लिपि बन गई थी। बहुत ज़्यादा आंदोलन चला था, क्योंकि कौन सी लिपि को प्रायिकता दी जाए, किस लिपि में हिंदी को अपनाया जाए, तो उस चीज़ों के लिए बहुत समय तक बवाल चला, ठीक। उसके बाद जो आपने सुना होगा कि जिस दिन से आप क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, ठीक, तो 14 सितंबर को, तो उस दिन से ये फाइनल हुआ था, ठीक, कि अनुच्छेद में इसको रख दिया गया 343 का में, ठीक, बहुत दिनों बाद, ठीक। चलिए इसकी कुछ खासियत देखते हैं, ठीक। इस लिपि की कुछ खासियत देखते हैं, इनकी कुछ पहचान देखते हैं। देखिए पहचान क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये लिपि बाएं से दाएं लिखा था ना, हमने ये लिखा किसमें, देवनागरी लिपि में तो लिखा, ये इस तरफ से हम शुरू करते हैं, इस तरफ चलते ना। आपने फारसी लिपि देखी हुई, इस तरफ से लिखी आती ना, तो इसकी खासियत क्या होती है देवनागरी लिपि की, कि ये बाएं से दाएं लिखा था ना, इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखा आता है ना। और क्या होता है, लिपि के ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग क्या होता है। देखिए लिपि के लगभग सभी के ऊपर सिरोरेखा क्या होता है। देखिए सिरोरेखा, ये देखिए लिपि हमने लिखा, मान ले ऐसे ला लिखा, मगर इसके ऊपर हम ये खींचते, सिरोरेखा है ना। तो देवनागरी लिपि की विशेषता होती है कि हम हर एक वर्ण के ऊपर कुछ को छोड़कर ना, हम हमेशा सिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी प्राथमिकता है, पहचान है, ठीक। अगला है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। आप लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं। देखिए अगली चीज़ क्या है कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग। संयुक्ताक्षर मतलब क्या होता है, जो संयुक्त वाले अक्षर, जैसे आपने देखा होगा कि वक्त, ये संयुक्ताक्षर ना, कि जिसमें एक वर्ण स्वर रहित हो, एक स्वर्ण सहित हो ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर, ठीक। तो इस तरह के प्रयोग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ये हो गई आपकी पहचान हो गई ना। अब देखिए इसके हम कुछ और चीज़ें देखते हैं देवनागरी लिपि के बारे में, प्रयोग, ठीक। तो देख लिया आपने कि इसकी पहचान क्या क्या है। इसके 52 वर्ण है कुल, है ना, संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता। अब देखिए इसका प्रथम प्रयोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद फिर से रख लेंगे कि देखिए द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार क्या है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, ठीक। कब हुआ था, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख, ठीक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी जा चुका है आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में, ठीक। तो याद रखेंगे इसको। देखिए और कौन सी भाषाएं इसमें लिखी आती है, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, खस, मगही, है ना, मैथिली, जो भी हैं सारी भाषाएं इसी में लिखा आती है, किसमें, देवनागरी लिपि में। देखिए देवनागरी लिपि में किए गए सुधार की बात कर लेते हैं, तो इन सुधारों के बारे में हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा कुछ जानने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या कहेगा, जो बाल गंगाधर थे ना, उन्होंने एक तिलक फॉन्ट निकाला, इनको लिखने के लिए एक तिलक फॉन्ट का इस्तेमाल किया। ये सुधार है, ठीक है,
क्योंकि देखिए पहले क्या थी देवनागरी लिपि, अब उसमें ऐसे ऐसे चेंजिंग आई। ठीक, देखिए जो सावरकर बंधु थे उन्होंने आकी 12 खड़ी आपने सुना होगा कि कक्का की कुक्कू ना ऐसे लिखते ना, कक्का ये की आपने सुना भी होगा बचपन में, है ना। तो ये 12 खड़ी का प्रयोग कर दिया, किसने किया? सावरकर बंधु ने। क्वेश्चन बन सकता है कि 12 खड़ी का प्रयोग किसने किया? तो सावरकर बंधु ने, ये दो भाई थे उन्होंने ही इसका प्रयोग किया। अगला जो श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले अनुसार का प्रयोग किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जान लीजिए। ठीक, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम बिंदी रख देते हैं, कहीं पर इस बिंदी को हम अंगा पढ़ देते हैं, कहीं पर आड़ा पढ़ते हैं, कहीं पर ना पढ़ते हैं, ठीक इसी बिंदी को, और कहीं पर इया पढ़ देते हैं, कहीं पर माँ पढ़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें का प्रयोग किसने कराया था? श्याम सुंदर दास ने। देखिए इसको समझते पंचमा अक्षर के बोलते, क्योंकि देखिए ये मान लिया कि हमारे हिंदी में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है ना। जैसे इसको का वर्ग बोलते हैं, का वर्ग में का खा अंगा आते हैं, फिर चा वर्ग बोलते हैं, चा था जा इया आते हैं, फिर टा वर्ग टाठा ढा अड़ा आते हैं, और फिर ता वर्ग में ता था दा ना आते हैं, और पा वर्ग में पाफा वाभा माँ आते हैं। ठीक, देखिए समझिए इसको। ठीक, जैसे मान लिया कि आपने देखा कि पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे पहले आपने देखा गंगा किस तरह लिखा था, गंगा इस तरह लिखा था ना, मगर हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक, तो हमने कैसे लिख दिया इसको? बिंदी रख दिया, यही क्या है? पंचमाक्षर। अब हम लास्ट वाले अक्षर को हम नहीं लिखते हैं, जैसे लास्ट वाला अंगा है, इया है, आड़ा है और ना है और माँ है, इनको ना लिख के हम केवल और केवल बिंदी रख देते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए अंगा है, अंगा की जगह हमने क्या कर दिया है? बिंदी रख दिया, केवल गंगा लिख दिया ना। अब से पतंजलि किस तरह लिखा था? पतंजलि में ये इया होता आधा, तो हमने इया नहीं लिखा, यहाँ पर केवल बिंदी रख दी इसकी बजाय ना। जैसे कंठ में ये देखिए अड़ा होता है, अड़ा की जगह हमने क्या लिख दी? बिंदी रख दी। जैसे संदीप में ना होता है, हमने केवल बिंदी रख दी, ये भी सही है। ठीक है, देखिए माँ यहाँ पे है और हमने यहाँ पे बिंदी रख दी, ना की जगह भी बिंदी रख दी, ये सही भी है ना। तो इस चीज़ों का प्रयोग किसने बताया? श्याम सुंदर दास। अब इसका किस लिए हम करते? देखिए हम जैसे कि देखते क्या कि हमने संदीप में, है ना, संदीप में इस बिंदी को हमने ना पढ़ लिया। ठीक, कंठ में इसको हम आड़ा पढ़ते हैं, है ना, कंठ में आड़ा पढ़ लेते हैं इसको। तो किस प्रकार से पढ़ते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर हम गंगा लिखते हैं तो गंगा, है ना, देखिए जो वर्ण होता है उसके बाद अगर जो भी आएगा उसी का हम इसमें लिख देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बिंदी के बाद कौन सा अक्षर? गा। तो गा किस वर्ण का है? तो देखिए का गा अंगा, है ना, तो ये इस वर्ग में आता है, तो इसका हम लास्ट वाला बिंदी पढ़ लेंगे। तो जैसे गंगा हमने लिखा, देखिए समझिए पहले, जैसे हमने गंगा लिखा तो यहाँ पर बिंदी है, तो इसको हम क्या पढ़ें भाई? अंग पढ़ लें या अंगा पढ़ लें, ना पढ़ लें या इया पढ़ लें, तो हम पहले इसके लास्ट वाला अक्षर देखेंगे। ये कौन सा अक्षर है? गा। किस वर्ग का है? का वर्ग का। तो का वर्ग के आखिरी वर्ण का हम प्रयोग कर लेंगे, तो इसको हम अंगा पढ़ेंगे। ठीक, तो गंगा आपने पुराने बुकों में देखा होगा, गंगा इस तरह से लिखाता था। ठीक, उसी प्रकार से पतंजलि लिखा है। अब पतंजलि को हम इसको इया कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए पतंजलि ऐसे लिखा है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको इया कैसे पढ़ते हैं? देखिए ये ता के ऊपर बिंदी रखी, अब ता के तुरंत बाद कौन सा अक्षर? जा। तो जा किस वर्ण का है? किस वर्ग का? जा जा इया, है ना, जा इस वर्ग का है, तो इसका हम अंतिम अक्षर हम बिंदी को पढ़ लेंगे, तो इया पढ़ लेंगे ना। तो इसलिए पतंजलि आपने देखा होगा। अब कैसे इस तरह भी कहीं कहीं लिखा होता, मगर ज़्यादातर बिंदी ही रख देते ना, तो इसलिए इसको हम ऐसे पढ़ लेंगे। इसी तरह कंठ में देखते हैं, तो देखिए कंठ हमने लिखा कंठ। ठीक, तो कंठ में क्या है? लास्ट अक्षर आड़ा है, इसके बाद जो बिंदी है इस तरह लिखा था ना, इस तरह कंठ लिखते हैं। अब देखिए अंगा के जो बिंदी लगी पंचमाक्षर के बाद क्या है? ठा है, तो ठा किस वर्ग का? टाठा ढा अड़ा, है ना, तो इस वर्ग का, इसीलिए इसका हम लास्ट वाला वर्ड यूज कर लेंगे, तो आना लगा देंगे। इसी तरह संदीप है, संदीप देखिए संदीप ऐसे लिखा था। ठीक, तो संदीप, तो बिंदी के बाद क्या है? दा। तो दा किस वर्ग का है? तो ता था दा था ना, तो देखिए दा इस वर्ग में है, इसलिए इसका हम लास्ट वाला अक्षर इसको पढ़ लेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बिंदी को ना पढ़ लेंगे, संदीप। ठीक, याद करेंगे इस तरह। यह संबंध है। अब देखिए संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दूर हो सकती है, इस तरह से हम संबंध लिखते हैं। ठीक, अब किसको हम क्या पढ़ेंगे ये हम जानते हैं। देखिए इस वाले को क्या पढ़ेंगे? सा के ऊपर बिंदी, इसके बाद तुरंत बाद क्या है? बा। तो बा किस में आता है? पाफा पाफा माँ, तो देखिए बा इसमें आया, इसलिए इस वाले को हम माँ पढ़ेंगे। ठीक, तो इस वाले अक्षर को हम माँ पढ़ लेंगे। ठीक, अब देखिए अब बा के ऊपर बिंदी रखी, तो उसके बाद क्या है? बा के ऊपर बिंदी के बाद कौन सा अच्छा है? धा। तो धा वाला देखते हैं, तो दा दा ता था ना, तो ये हम ना पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो इसको ना पढ़ेंगे, इसको धा पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? संबंध। ठीक, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं पंचमाक्षर का। तो इसका यूज किसने बताया था? आप लोग याद रखें, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमाक्षर के बजाय अनुसार का प्रयोग करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गोरखपुरी ने, देखिए गोरख प्रसाद ने कहा था क्या? कि मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लिखना। ठीक, जैसे कि आपको कुल लिखना है तो कुल, तो इन्होंने कहा कि ऐसे मत लिखो, ऐसे कुल मत लिखो। कैसे लिखना है? ये कह रहे थे कि भैया पहले का लिखो, फिर मात्रा लगाओ ऐसे, फिर ला लिट्टू लिखो। ठीक, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कुल लिखना है। ठीक, जैसे काबुल लिखना है तो का लिखना है, फिर मात्रा अलग लिखना है। देखिए का है तो ये देखिए ये हो गया। ठीक, अब देखिए ये मात्रा हो गया, फिर बा लिखो, फिर ये लिखो, ला ऊ लिखो, फिर ये लिखो, काबुल इस तरह लिखो, ये कह रहे थे। ठीक,
किसने कहा था? गोरख प्रसाद ने ना, याद रखेंगे ये इन्होंने कहा था, गोरख प्रसाद ने कहा था कि जो मात्रा है वो दाहिनी तरफ लिखो। उसके बाद देखिए श्रीनिवास का क्या कहना था कि महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे ऐसा चिन्ह बनाओ, ये ऐसे जैसा ना, ऐसा बनता नहीं। आपने देखा होगा कि हमने बताया त्रिमात्रिक जो लगते हैं ना, उसको लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि देखिए जो 1945 में काशी प्रचंडी जो सभा थी ना, उसने 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। तो श्रीनिवास ने कहा था ये लगाने के लिए, ठीक है, इसको सुझाव को रद्द कर दिया और जो 12 खड़ी के सुझाव को भी रद्द कर दिया, ठीक। और एक चीज़ देखिए, सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है। सबसे अच्छी बात क्या है कि सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है, ये विशेषता इसकी। कैसे? जैसे आप देखते हैं ना इंग्लिश में सी के क्यू है ना, सबको का पढ़ लेते हैं ना। जैसे कि आपको देखो कैट लिखते हैं तो कैट में क्या लिख लेते हैं भाई, का लिखते हैं है ना, सी को हम का पढ़ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए के को कहीं पर हम के को हम का पढ़ रहे हैं किंग है ना, और क्वीन है ना, तो हम क्यू को का पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या है कि एक सब चीज़ का अलग अलग नहीं है ना, कहीं पर हम का को सी पढ़ रहे हैं, कहीं पर का को के पढ़ रहे हैं, कहीं पर का को हम क्यू पढ़ रहे हैं, है ना। जिस तरह से कहीं पर जा को हम जे पढ़ रहे हैं, कहीं पर जी पढ़ते हैं, है ना, जा को, और कहीं पर हम जेड पढ़ लेते हैं। ये सब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, मगर हिंदी में एक शब्द के लिए एक ही वर्ण दिया गया, ठीक। सबके लिए अलग अलग वर्ण है, ठीक। सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है, सबसे बड़ी खासियत है हिंदी भाषा की, इसीलिए सबसे अलग है, याद रखेंगे ना। कुछ चीज़ें और देखते हैं इनके बारे में। देखिए जब शुरुआत वाली देवनागरी लिपि थी और अब की देवनागरी लिपि में क्या हुआ कि आधुनिक जो देवनागरी है वो इस अक्षर को इस्तेमाल करती है। पुराने में आपने देखा होगा, कभी पुरानी चीज़ों में देखा होगा, वे जो आपके होते नहीं रामचरितमानस वगैरह, उसमें आप इस तरह के वर्ण पाएंगे। देखिए इस तरह से पहले आ लिखा जाता था, पहले इस तरह आ लिखा जाता था, अब इस तरह से आ लिखा जाता है, ठीक। पहले झा आपका इस तरह होता था ना, अब इस तरह लिखा होता है ना। आपने देखा होगा एक डालडा था झूला, है ना, झूला में इसी तरह से झा लिखा होता, ठीक। तो ये चीज़ अब क्या, ये अमानक वर्ण हो गए, इनको आप गलत ठहराएंगे, ठीक। इनकी जगह इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, ये सुधार हुए हैं, ठीक। आधुनिक देवनागरी लिपि में और पुरानी देवनागरी लिपि ना। आड़ा किस तरह से, इस तरह से लिखा जाता था पहले, राग में इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था, इसलिए इसको हटाकर ऐसा आड़ा प्रयोग में लाया जाने लगा ना। और लाल लट्टू इस तरह से लिखा जाता था पहले, अब इस तरह से लिखा जाता ना। ये अमानक वर्ण हो गए, इनको अब यूज में नहीं लाया जाता। जैसे आप कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको पुरानी चीज़ों में, आपने देखा भी होगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। गुरुमुखी लिपि। देखिए गुरुमुखी का होता है गुरु के मुख से निकलने वाली लिपि, जो इनके गुरुओं के मुख से निकली वही गुरुमुखी लिपि है ना। इसकी शुरुआत अंगद देव ने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? अंगद देव ने। देखिए गुरुमुखी जो लिपि है उसमें 3 स्वर हैं और 32 क्या है, व्यंजन है। टोटल कितने वर्ण हैं? 35 वर्ण है, ठीक। हिंदी में जो देवनागरी लिपि में 52 है, इसमें क्या है 35 वर्ण है, ठीक। गुरुमुखी लिपि में क्या लिखी थी? पंजाबी। अब क्वेश्चन आता है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ठीक। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज़ आप जरूर याद रखें, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अरबी लिपि। अरबी लिपि क्या होता है? देखिए अरबी लिपि दाएं से बाएं इस तरफ से शुरू करते हैं ना अरबी लिपि। कभी आपने उर्दू दिखा हो, उर्दू लिखते हैं इस तरफ से शुरू करते हैं, इस तरफ को लिख देते हैं और इसी तरफ से पढ़ना भी शुरू करते हैं, ठीक। जैसे हिंदी हम इस तरफ से शुरू करते हैं लिखना, ठीक। उर्दू उल्टा करते हैं ना, उल्टा शुरू करते हैं, तो वही चीज़ है ना। तो इस लिपि में कौन कौन सी लिपियाँ लिखी आती हैं, भाषाएं लिखी आती हैं? तो अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाएं इस लिपि में लिखी आती हैं। जैसे रोमन लिपि में देखते हैं, रोमन लिपि में अंग्रेजी सहित है ना पश्चिमी और भूमध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी आती है। रोमन लिपि बहुत प्रचलित है, ठीक है। इंग्लिश जो कि आजकल फैशन बन चुका है, ठीक है। देखिए अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, डच, स्वीडिश है ना, रोमानी, ये सब भाषाएं किस में लिखी आती हैं? रोमन लिपि में। आपने इंग्लिश देखा होगा, ठीक है। देखिए ये भी देवनागरी तरह दाएं से बाएं से दाएं लिखे जाते हैं ना। ये इंग्लिश भी आप इधर से लिखना शुरू करते हैं ना जब लिखते हैं, तो ये भी देवनागरी तरह मतलब बाएं से दाएं तरफ लिखे आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुल कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। आपने सुना 26 वर्ण ना, ए ई आई ओ यू ये स्वर हो जाते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो टोटल कितने? 26 वर्ण है ना। आपने देखा ना, तो हमने देवनागरी में कितने हैं? 52 हैं, ठीक। और गुरुमुखी में कितने हैं? 35 हैं। और रोमन में कितने हैं? 26 लिपि है ना। तो ये वर्ण है, ठीक, हर एक के। चलिए गुजराती लिपि देखते हैं। देखिए गुजराती लिपि जो है ना, नागरी लिपि की उत्पत्ति है ना, मतलब नागरी लिपि से निकली हुई मानी जाती है ना। गुजराती लिपि का पहली बार प्रयोग 1797 में विज्ञापन में छापा गया था इसमें, ठीक। इसकी सबसे खास बात होती है इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं होता। जैसे ला लिखना तो इस तरह से लिख देते हैं ना, इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाते कि ऐसे सिरोरेखा लगाए ना, तो ये इसमें सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता, ठीक। अभी देखेंगे हम सभी लिपियाँ देखेंगे, ठीक। और ये भाषा कौन सी लिखाती है? गुजराती। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे बंगाली लिपि किसमें? बंगाली भाषा में। तमिल लिपि तमिल भाषा में। चीनी लिपि में मंदारी जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा थी, मगर अब नहीं रह गई ना। कैंटोनी है ना,
भाषा। अब देखिए मंदारी लिपि जो है ना, बंदाई भाषा जो है, ये भाषा अब देखिए नेपाल में भी पढ़ाया जाने लगा, ठीक, क्योंकि चीन का साम्राज्य नेपाल में हावी होता जा रहा है, ठीक है। कांजी लिपि में जो है आपकी जापानी लिपि लिखी जाती है। अब ब्रेल लिपि के बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेल लिपि, ठीक। देखिए ये लिपि क्या है, ये अंधों के लिए थी, नेत्रहीनों के लिए, ठीक। इस लिपि का प्रयोग विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए, जो कि छू करके इसको पता लगाते थे, ठीक है। इसका आविष्कार कब किया गया, तो 1884 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे, कौन, लुई ब्रेल, है ना। उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में इसका आविष्कार किया था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कितने बिंदु थे, तो 6 बिंदुओं के उपयोग में 64 अक्षर थे, ठीक। चिन्ह वाली लिपियां बनाई गई 64 अक्षर। देखिए कुछ लिपि ऐसे ऐसे बिंदु होते थे जिनको, है ना, कहीं पे खाली कर देते थे, उनको छू करके ऐसे स्पर्श करके पता लगा लेते थे ना कि कौन सी क्या अक्षर इसमें लिखा गया, ठीक है। तो ये लिपि थी, ठीक। अब देखिए यह लिपि दुनिया की लगभग सभी देशों में प्रयोग में लाई थी। हाँ, ये चीज़ है कि जहाँ भी नेत्रहीन है उनके लिए लगभग यही लिपि प्रयोग में लाई जाती है। देखिए अब आधुनिक ब्रेल लिपि आ चुकी है, जिसमें क्या होते हैं, 8 बिंदु होते हैं, 8 बिंदुओं के सेल में विकसित कर लिए गए हैं, ठीक। इसमें टोटल कितने 64 अक्षर हैं, ठीक। 64 अक्षर पहले थे ना, सॉरी 64 अक्षर पहले थे, अब क्या होगा 256 अक्षर होगा, जिसमें संख्या, विराम चिन्ह आदि चीज़ों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है ना। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, ठीक। उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं लिपियों के बारे में, ठीक। देखिए जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, पहले बंगाली लिपि किस तरह लिखा था, जैसे का और का बंगाली लिपि में इस तरह, और ई की मात्रा छोटी की मात्रा इस तरह लिखा था ना। अब देवनागरी लिपि आप जानते हो ये इस तरह हम लिखते ही हैं, है ना। गुजराती में का इस तरह लिखा था, इसमें ई तरह की छोटी की मात्रा लगाई जाती है, इस तरह से लिखा था ना की। और उसी तरह से गुरुमुखी में, पंजाबी में देखिए ये, देखिए गुजराती लिपि हमने बताया ना कि इसमें जो है आपका शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। देखिए इसके ऊपर डंडे नहीं खींचे ना। इसी तरह गुरुमुखी लिपि है, इस तरह लिखा आता है का, है ना। कन्नड़ लिपि में देखिए ये आपका का होगा, ये ई की मात्रा है, ठीक। तो इस तरह से लगा देता है, ये की हो जाता है, ठीक। मलयालम में इस तरह से का लिखा था, इस तरफ से ई की मात्रा लगाई जाती है, ये होगा आपका की, ठीक। उड़िया लिपि में ये देखिए इस तरह से का लिखा था, इस तरह से छोटी की मात्रा, इस तरह से की हो गया, ठीक। तमिल में इस तरह से का, इस तरह से ई, ये होगा की, ठीक। उस तरह तेलुगु में ये का है, ये ई की मात्रा है, इस तरह से हो गया, ये की हो गया, ठीक। तो ये थी आपकी लिपियाँ। देखिए अन्य लिपि से हम तुलना करते हैं। देखिए यूनानी लिपि में अब का किस तरह लिखते हैं, ये, है ना, खा, का के बाद सॉरी आ किस तरह लिखते हैं, इस तरह से आ लिखते हैं। देखिए ये आपकी देवनागरी लिपि है, इससे हम तुलना करते हैं। ब्राह्मी लिपि में का आ किस तरह लिखते हैं, इस तरह से। अरमानी में इस तरह से, है ना। फेसनियासी में इस तरह से, और यूनानी में इस तरह से लिखते हैं। बंगाली में इस तरह से आ लिखते हैं, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपकी पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आप लोग यही जानते हैं, ठीक। और इसके बाद इसी तरह से हम सबका मैच करेंगे, किस तरह से देखिए गा किस तरह लिखा था ब्राह्मी लिपि में, तो इस तरीके से गा बनाते हैं। अरमानी में इस तरह से, ठीक। यूनानी में इस तरह से, ठीक। इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये देखिए ये सारी तमिल लिपियाँ हैं, आ किस तरह बनाया था, तेलुगु, कन्नड़, ये चीज़ें आप लोग देख लेना कि किस तरीके से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और अन्य लिपियाँ इससे किस प्रकार से भिन्न हैं, ठीक। अन्य लिपियाँ इससे किस प्रकार से भिन्न हैं, जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को इसका आंसर जरूर बताना। ये आपके लिए आंसर है, क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है ना। 6 जनवरी, 4 जनवरी, 12 जनवरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगर देखिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए धन्यवाद।